नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के दास वंश के शासकों की श्रृंखला में गयासुद्दीन बलबन पर अपना व्याख्यान दूंगी। कहा जाता है कि बलबन प्रारंभ में मलिक बना, उसके बाद खान बना और फिर सुल्तान। अपनी युवावस्था में वह मंगोलों का बंदी बना। मंगोलों ने उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया और जमालुद्दीन ने उसे सुसंस्कृत बनाकर इल्तुतमिश को बेच दिया था। इल्तुतमिश ने इसे 40 गुलामों के दल में सम्मिलित कर लिया था और उसे खास बरदार यानी कि व्यक्तिगत अनुचर नियुक्त किया। रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंचा। बहराम शाह के काल में रेवाड़ी और हांसी की जागीरें भी उसे मिली। 1245 में मंगोलों के आक्रमण को उसने विफल बनाया था और 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन सम्राट ने उसे नायब ए मुमालिकात बनाया और इसी समय अपनी पुत्री का विवाह बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से किया और राज्य का वह प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उसके कार्य जो थे वो सबसे पहला था 1246 ईस्वी में उसने खोखरों और अन्य लूटमार वाली जातियों का दमन किया। दोआब के विद्रोही हिंदुओं को दबाने के लिए 1247 ईस्वी में कन्नौज के प्रमुख दुर्ग तलसंदा पर उसने अधिकार किया। मुसलमान प्रांतीय शासकों जिनमें ग्वालियर, चंदेरी, मालवा, नरवर के विद्रोहों का दमन किया। मार्च 1253 ईस्वी में बलबन का क्षणिक पराभव हुआ क्योंकि इमामुद्दीन रेहान ने सम्राट नासिरुद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए थे और इमामुद्दीन रेहान की नियुक्ति बलबन को नायब के पद से हटाकर की गई और इसे हांसी की जागीर में जाने को कहा। यह बिना किसी नानुकर के सम्राट की आज्ञा का पालन करते हुए हांसी चला गया और फिर उसे वहाँ से नागौर जाने को कहा। नागौर जाने का समाचार मिलते ही उसने हांसी से नागौर की ओर भी प्रस्थान कर दिया। बलबन के विरोधियों में कुतलुग खां, किशलू खां, अरसलान खां, सुल्तान की मां भी सम्मिलित थी। मिनहाज को भी काजी के पद से हटा दिया गया था क्योंकि मिनहाज बलबन का पक्षधर था। 1254 ईस्वी में बलबन को पुनः नायब के पद पर नियुक्त किया गया। उसको नायब के पद पर पुनः नियुक्त करने का कारण यह था कि रेहान को तुर्क जो थे वो पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि यह गैर तुर्की था। जब कुलीन तुर्क सरदारों को एक भारतीय मुसलमान का नेतृत्व पसंद न आया और शाही सेना के विद्रोहियों के सामने पैर न टिक सके तो इस कारण बलबन को पुनः नायब के पद पर नियुक्त किया गया। दोनों पक्षों के अमीरों की मध्यस्थता से कहते हैं कि एक भीषण गृह युद्ध टल गया। अवध के शासक कुतलुग खां के विद्रोह का इसने दमन किया। कुतलुग खां के विद्रोह का कारण उसे मुल्तान और उच्छ से अवध भेजना था। इसने फिर क्या किया, भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में हिंदू राजा रणपाल की शरण ले ली थी और रणपाल के राज्य पर बलबन का जबरदस्त आक्रमण हुआ। इसके राज्य को बर्बाद कर दिया गया। उसके बावजूद भी रणपाल ने अपने शरणार्थी को बलबन के हवाले नहीं किया था। मुल्तान और उच्च के नए सूबेदार किशलू खां के विद्रोह का इसने दमन किया। इसके साथ अनेक असंतुष्ट अमीर भी मिल गए थे। बलबन की सेना के दिल्ली के निकट पहुंचते ही विद्रोही सेना भाग खड़ी हुई थी। 1259 ईस्वी में मेवातियों को जैसा कि कहा जाता है कि इनकी संख्या लगभग 12,000 थी, उनको इसने मारा। कहा जाता है कि मुस्लिम इतिहासकारों का ये कहना है कि इन्हें मेवाती कहा गया है जबकि ये वास्तव में जादो भट्टी थे। इन्होंने शिवालिक, हरियाणा, बयाना के क्षेत्रों में लूटमार करना शुरू कर दिया था। इसलिए बलबन ने जंगलों को कटवाकर इनके छुपने का स्थान तक बलबन ने नहीं रखा। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन की उपाधि के साथ बलबन सिंहासनारूढ़ हुआ। अब सिंहासनारूढ़ हुआ तो निश्चित है कि इसके सामने भी समस्याएं आएंगी। 20 वर्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाया था।
आर्थिक स्थिति उसे कमजोर दिख रही थी। कहते हैं एक और सैनिक व्यय बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ प्रांतीय हाकिमों ने स्वेच्छा से वार्षिक राजस्व भेजना भी बंद कर दिया था। 40 गुट का शक्तिशाली होना, सुल्तान की नियुक्ति और पदच्युति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। विघटनकारी शक्तियों का ये नेतृत्व करते थे, क्योंकि इस दल का बलबन भी एक सदस्य रह चुका था और उसने भी सम्राटों को गद्दी से उतारने और गद्दी पर सिंहासनारूढ़ यानी कि सिंहासनारूढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की। मेवातियों के दावे सल्तनत के लिए गंभीर चुनौती थे। राजपूतों की आक्रमणकारी नीति को नष्ट करना भी आवश्यक था, जिसमें राजपूताना और बुंदेलखंड आदि शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमा को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना था और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना था। तो सबसे पहले उसने मेवातियों के दमन के लिए अपना कार्य शुरू किया। उसने गोपालगिरी में एक सुदृढ़ गढ़ बनाया, सड़कें बनवाई, ताकि यह विद्रोही जाति जो है वो जब आक्रमण करती थी या लूटमार करती थी तो इन पर आक्रमण न होए तो वो तुरंत भागकर सकड़ी गलियों से अपने आप को सुरक्षित कर लेती थी। तो आपके उसने विद्रोहियों का दमन किया। भारत के मार्गों को लुटेरों से मुक्त कर यात्रियों का जीवन उसने सुरक्षित किया। कटेहर के विद्रोहों का उसने दमन किया। यहाँ कहते हैं कि बलबन ने नृशंसता का व्यवहार किया था। कहते हैं कि कटेहर के शासक ने जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तब बलबन ने उसके जो अनुयायी हैं या उसके रिश्तेदार हैं उन सब की हत्या करके सड़क के दोनों ओर उनके शवों को लटका दिया गया था। तुगरिल का विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल का समृद्ध होना और दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इस प्रांत के सूबेदारों की सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति संदिग्ध ही बनी रही थी। तातार खां जो कि बंगाल का शासक था, बलबन की उसने अधीनता को स्वीकार तो किया, लेकिन बलबन ने अपने विश्वास पात्र दास तुगरिल को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मंगोलों की हलचल ने तुगरिल की महत्वाकांक्षा को जगा दिया था और फिर उसने विद्रोह कर दिया था। बलबन ने अमीर खां को तुगरिल के विरुद्ध भेजा, लेकिन अमीर खां तुगरिल के आगे टिक न सका और वह हार गया, तो बलबन ने उसको मृत्यु दंड दिया। बलबन के आगमन का सुनते ही तुगरिल भागा, लेकिन पकड़े जाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं यहाँ पे भी बंगाल की राजधानी लखनऊ में इसके परिवारजनों, इसके शुभचिंतकों को मौत के घाट उतारकर मुख्य बाजार के दोनों ओर फांसी पर लटका दिया गया था। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना। उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक दुर्गों का उसने निर्माण कराया और उन दुर्गों में उसने सैनिक टुकड़ियों को रखा। उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा का भार भी उसने अत्यंत योग्य और अनुभवी सेनापतियों के हाथ में रखा। 1270 ईस्वी में शेर खां की मृत्यु के बाद संपूर्ण प्रांत को दो भागों में बलबन ने बांट दिया था। मुल्तान और सिंध उसने अपने राजकुमार महमूद खां को और सुनम और समाना अपने पुत्र बुगरा खां को सौंपे। मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने के लिए साम्राज्य विस्तार नीति को उसने त्याग दिया था। 1285 ईस्वी में तैमूर खां के आक्रमण के समय राजकुमार महमूद खां मारा गया था। धन्यवाद।